सड़क पर खड़ी रानी को एक शनासा चेहरा नजर आया और वो गुमसुम हो गई। आसिफ ने आगे बढ़कर इसको सोचों के हसार से निकाल लिया। वो इसकी सहेली सुमेरा का क्लास फेलो था। वो इससे कह रहा था, ये तुम हो रानी? मैं तो तुमको पहली नजर में पहचान भी ना सका। तुम तो अब वाकई खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत? ये लफ्ज एक धमाके की तरह इसके दिमाग में फटा और वो सोचने लगी, कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा। वो सोच रही थी कि मैं तो खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती हूँ, आज मैं कैसे अचानक खूबसूरत हो गई। तभी आसिफ ने इस सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चुमकाया, आओ मेरे साथ सामने रेस्टोरेंट में चलकर कॉफी पीते हैं। मैंने प्यार से रानी का हाथ थाम लिया। तभी वो हर सोच को भुलाकर इसके हिमराह चलती हुई खुद को शहजादी समझने लगी। रानी बचपन से ही बदसूरती के हिसार में कैद थी। इस एहसास ने उसे अजियतनाक एहसास से महरूमी में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी, हत्ता कि इसके अपने बहन भाई तक इसको बदसूरती का ताना देते थे। स्कूल में लड़कियां इसकी बदसूरती पर तरस खाती, कुछ हकारत से देखती। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई थी। लड़कों ने इसकी शक्ल पर आवाजें कसी और बेवकूफ भी समझा। ये हकारतें और नाकामियां, ये दिल आजारियां इसकी बड़ी कमजोरी बन गई और फिर कॉलेज छोड़कर इसने मुलाजमत इख्तियार कर ली, क्योंकि ऐसे में तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी अच्छी सूरतों वाली महलकाएं अभी तक बर की आस में बैठी सूख रही थी, तो फिर इसकी क्या औकात थी। इसने समझ लिया कि तन्हाई में ही आफियत है, मगर वो फिर अकेले रह रहकर भी उकता गई और तन्हाइयां उसके लिए बबूल का दरख्त बन गई, जिसमें कांटे तो भरे ही थे मगर छांव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मुंतजिर थी। आज सड़क के किनारे आसिफ ने देखा और पुकार लिया। ना सिर्फ पुकारा बल्कि इसका हाथ पकड़ लिया। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ती चली गई। इसने बहुत खुशगवार माहौल में बातें की। दूसरे रोज मिलने का वादा करके चला गया। उसने अगले दिन रानी को फोन करके मिलने को कहा। फिर ये मुलाकातें बढ़ती चली गईं। उसके लिए ये मुलाकातें खुशगवार एहसास के साथ एक मुअम्मा भी थी। वो हैरान थी कि आसिफ जैसा खूबरू शख्स, जो सुमेरा की मौजूदगी में आंख उठाकर उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, अब क्यों कर उसकी बदसूरती को अहमियत ना देते हुए अचानक जिंदगी के 35वें साल में कदम रखती रानी पर मुल्तफित हो गया था। वो इससे रोज इसरार करके मिलता और बहुत प्यार से बातें करता। एक रोज डरते डरते रानी ने बिला आखिर आसिफ से दिल की बात कह डाली, तुम्हें मुझ में ऐसी क्या दिलकशी नजर आने लगी है कि बेख्तियार मेरी जानिब खींचे चले आते हो। वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत महबूबा, दिल नवाज सुमेरा कहाँ चली गई है? ये सुनकर आसिफ पहले हंसा और फिर बोला, अक्लमंद खातून, खूबसूरती से चोट खाया हुआ इंसान ही तो बदसूरती में पनाह ढूंढता है, कम से कम बदसूरती बेवफा तो नहीं होती। तब रानी ने इसको गनीमत जाना और समझी कि वफा शारी बदसूरतों ही की मेरास है, और वह खलूस के साथ इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। इसको हालात के बदल जाने पर यकीन नहीं आता था। वो तो उस वक्त को एक आरजी हसीन ख्वाब समझ रही थी। तभी एक दिन उसने आसिफ से शादी का तस्करा किया। जवाब में गैर मुतवक्का ऐसा बा इत्तमाद और मस्बत अंदाज मिला कि वो हैरान रह गई। इस खुशी की इससे तवक्का ही न थी। अब उसकी जिंदगी में भी बहार के कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। अब वो अपने घर की आराइश के मुतालिक सोचने लगी। उसने अपनी बरसों की जमा पूंजी घर की अशिया खरीदने पर सर्फ कर दी और अपने उजड़े बिछड़े घर को संवारने लगी। खुद को भी निक से दुरुस्त रखने लगी। ब्यूटी पार्लर से बालों को अंदाज में तुरशवाया, जदीद फैशन के खूबसूरत मलबूसात खरीदे। आसिफ ने इसकी बनत ठनत देखकर इसे शादी का प्रपोजल दिया तो रानी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ बैठी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ, कार्ड छप गए और फिर दोनों के दोस्त अहबाब में तकसीम हो गए। हर शख्स हैरान था, ये कैसा जोड़ है? कहाँ हसीनो जमील आसिफ और कहाँ बेचारी 35 बरस की बदशक्ल भद्दी नाक वाली रानी। मगर ये अपनी अपनी पसंद की बात है कि हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, जो जिसे चाहे पसंद कर ले। ये सब खेल भी खुदा की कुदरत के ही होते हैं कि कौन इसका जोड़ा बनता है, और जोड़े तो सुना है कि आसमानों पर बन जाते हैं। बहरहाल, जिसने भी सुना कि आसिफ और रानी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं, वो हैरान रह गया। किसी को भी यकीन न आ रहा था, मगर यकीन तो करना ही था कि शादी के कार्ड आंखों के सामने थे और हकीकत आया थी। एक कार्ड आसिफ ने अपनी रूठी हुई महबूबा को भी भेजा, और वो जिस रद्द अमल का मुतमन्ना था वही हुआ। वो अपने दफ्तर में बैठा था कि सुमेरा आ गई। वो जानता था वो इससे इतनी मोहब्बत करती है कि किसी और लड़की के नाम के साथ इसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी रानी जैसी बदसूरत के साथ। ये तो उसके हुस्न और मोहब्बत की सरासर तौहीन थी। आसिफ जानता था कार्ड मिलते ही वो सारी नखुवत छोड़कर आ जाएगी। सुमेरा की सूरत उतरी हुई थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। गम से इसका बुरा हाल था, जैसे अभी जान चली जाएगी। आसिफ भी इससे मोहब्बत करता था, इसे दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन इसे अपनी तरफ मोड़ लाने का और कोई तरीका भी ना था। तभी उसने तड़प कर ये पत्ता खेला था।
سمیرا کو اذیت میں دیکھ کر آصف کا دل بھی تڑپ گیا، گلے شکوے ہوئے۔ پھر رانی کا وجود دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کے درمیان سے نکال پھینکا گیا۔ اگلے روز اخبار میں اشتہار آ گیا کہ چند ناک گریز وجوہ کے سبب آصف اور رانی کی شادی منسوخ ہو گئی ہے۔ کارڈ بھی منسوخی کے اشتہار میں ساتھ چھپا ہوا تھا، لکھا تھا: ہم دعوت کی منسوخی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صبح صبح جب رانی نے اخبار میں شادی کی منسوخی کا اشتہار دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دفتر جا کر آصف کو فون کیا۔ یہ سب کیا ہے آصف؟ یہ رانی، جو میں کچھ کھو چکا تھا تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ امید ہے تم اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف ضرور ہوگی کہ مجھے معاف کر دو گی۔ یقین کرو، میں تمہاری سہیلی کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ ہم دونوں تو خوشیوں بھرے راستے پر گامزن ہو جائیں اور وہ موت کی راہ کی مسافر بن جائے۔ ہم دونوں اس کے دوست ہیں، تبھی اس کی زندگی بھی پیاری ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ خدایا رانی، ہم کو معاف کر دینا۔ آصف نے جواب دیا۔ فون رانی کے ہاتھ سے گر پڑا، اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اسے کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر سکتا ہے۔ وہ پریشان نہیں تھی، دم خود رہ گئی۔ اسے اپنی اس قدر توہین محسوس ہوئی، وہ اس اذیت کو سہنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ شام کو اس نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی معدے میں انڈیل لی۔ پڑوسی اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کی پڑوسن کسی کام سے گھر آئی تو رانی کو فرش پر بے سدھ پڑا پایا۔ اس کے شوہر نے پولیس کو فون کیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ یہ تھی ہماری جماعت اور سہیلی کی مختصر سی کہانی، جو آج تک میرے دل پر لکھی ہوئی ہے۔